नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किया गया आमंत्रित। उत्तराखंड का अलग से सजेगा पांडाल, दर्शाई जाएगी राज्य संस्कृति। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, जल्द होगा आरक्षण निर्धारण। और आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 में खाने से लेकर मनोरंजन तक में दिखेगी उत्तराखंड की छाप। देश विदेश के प्रतिनिधियों को परोसी जाएगी पहाड़ी व्यंजनों की थाली। पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और संगीता ढोंडियाल देंगे लोकगीतों की प्रस्तुति। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। महाकुंभ में उत्तराखंड का अलग से एक पांडाल सजेगा, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ में हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराएगी। साथ ही राज्य के साधु संतों और आमजनों की सुविधा को देखते हुए परिवहन की व्यवस्था भी कराएगी। गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश मंजूरी पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग की पूरी तैयारी है और जल्द ही आरक्षण निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण को लेकर आपत्ति मांगी जाएगी। फिर आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। अब हमारे द्वारा यानी सरकार के द्वारा आरक्षण निर्धारण होगा। आरक्षण निर्धारण के बाद फिर आपत्ति मांगी जाएंगी और उसके बाद उसका निस्तारण होगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर हम ये अपना प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को भेजेंगे कि हम लोग आरक्षण कर चुके हैं, ये सब काम कंप्लीट हो गए हैं। तो वो फिर अपना कार्यक्रम जारी करेंगे और हमारे सरकार की मंजूरी के बाद फिर चुनाव उत्तराखंड के अंदर निकायों के कराएंगे। आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 में खाने से लेकर मनोरंजन तक में उत्तराखंडी छाप देखने को मिलेगी। देश विदेश के प्रतिनिधियों की थाली में पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसके लिए 4 दिन का मेन्यू तैयार कर लिया गया है। 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तय हुए हैं, जिसमें मांगल गायन से लेकर छोलिया और अन्य उत्तराखंडी नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। यह आयोजन 12 से 15 दिसंबर तक परेड ग्राउंड देहरादून में होने जा रहा है। इसमें आयुर्वेद पर गहन मंथन किया जाएगा। आयुष सचिव रविनाथ रमन के अनुसार डेलीगेट्स के भोजन और इस दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन उत्तराखंड के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण अवसर है। आयुर्वेद के संबंध में गहन विचार मंथन का उत्तराखंड साक्षी बनेगा। साथ ही यहां की संस्कृति का भी देश दुनिया में प्रचार होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और संगीता ढोंडियाल प्रस्तुति देंगे। व्यापार सभा पौड़ी की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय पौड़ी महोत्सव का शुभारंभ विधायक राजकुमार पोरी ने किया। व्यापार सभा की ओर से व्यापारियों और जन सहयोग से आयोजित इस महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्घाटन समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि पौड़ी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पहचाना जाता है। शरदोत्सव आयोजित न होने पर व्यापार सभा ने यह बड़ी पहल की है। इस तरह के आयोजन विशेष रूप से बाल प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच होते हैं।
पौड़ी अपने आप में एक सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कई वर्षों से जो है यहाँ पर जो सर्वोत्सव हुआ करता था, इस तरह का कार्यक्रम 3-4 वर्षों से यहाँ पर नहीं हुआ है। और ये पहली बार ये प्रयास किया गया है कि फिर से जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो है दोबारा सब मुहैया किया जाए, और ताकि यहाँ के बच्चे भी इसमें अपनी प्रतिभा को दिखा सके और यहाँ मंच के माध्यम से हम पौड़ी की जो संस्कृति की बात करते हैं और जो कल्चर की बात करते हैं उसको दिखाने का एक प्रयास कर सके। व्यापार सभा पौड़ी के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि प्रशासन की ओर से शरदोत्सव आयोजित न कराए जाने पर आम लोगों की व्यापार सभा से बड़ी अपेक्षा थी कि सांस्कृतिक आयोजन जरूर हो। व्यापार सभा ने व्यापारियों और आम आदमी के सहयोग से यह सांस्कृतिक पहल की है। संस्कृति नगरी और पौड़ी पर्यटन नगरी के नाम से हमेशा से जाना जाता है, लेकिन हम ये देख रहे थे 2-3 सालों के बड़ी शून्यता आ गई थी। यहाँ जो शरदोत्सव होते थे नहीं हो पा रहे थे, तो हमको लोकल जनप्रतिनिधियों का, हमारे लोकल जनता का बड़ा प्रेशर आ रहा था कि व्यापार सभा अगर इसको पौड़ी महोत्सव के रूप में कराए, तो हमने भी पूरी कोशिश करी और लोगों का बड़ा सहयोग हम लोगों को मिला। तो हमने इसको 3 दिन के पौड़ी महोत्सव के रूप में बनाने की पहल करी, जिसमें हमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऋषिकुल विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में तृतीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जनपद के 12 संस्कृत विद्यालय के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी स्कूलों के विद्यार्थी खेलों में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि खेल जहां टीम भावना पैदा करते हैं, तो वहीं युवाओं को नशे से भी दूर रखते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालयों के बच्चे भाग ले रहे हैं। हम सभी बच्चों को ये चाहते हैं कि वो खेल के प्रेरित जो है अच्छा काम करें, क्योंकि बच्चे अगर खेल में जाएंगे तो नशे की तरफ नहीं जाते। इसलिए हमारा ध्यान पूरा ये है, चाहे माध्यमिक शिक्षा में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, चाहे टेक्निकल शिक्षा में हो और चाहे संस्कृत शिक्षा में हो। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल पर जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है। जो शैक्षणिक कार्य हैं उनके अलावा जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं बच्चों के लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नई शिक्षा नीति में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत केवल शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता, बच्चों के हर प्रकार के क्रियाकलापों का मूल्यांकन होता है। उसमें खेलकूद सबसे ऊपर है। वहीं प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार संस्कृत के छात्रों को भी प्रोत्साहित कर रही है और इस तरह की क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करके उनका उत्साह बढ़ा रही है। पहले संस्कृत महाविद्यालयों में इस तरह की प्रतियोगिताएं नहीं होती थीं। सारे विद्यार्थी उत्साहित है और बहुत ही खुश है और आनंद ले रहे हैं। जैसे कि हमारे संस्कृत छात्रों को पहले खेलकूद में इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, संस्कृत छात्रों को बहुत पीछे छोड़ा गया था। अभी हमारे बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री लोगों ने अच्छे काम करके और उन्होंने उत्साहित करके हमारे संस्कृत छात्रों को खेल के लिए बढ़ावा दिया है। हम बहुत अच्छा मानते हैं कि हम संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं। हम संस्कृत विद्यालय को भाषा को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना चाहते हैं और हम इस भाषा को सबसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, संस्कृत भाषा को, और खेल कूद में सबसे आगे लाना चाहते हैं। ऐसी भाषा है जो सबसे पीछे रह चुकी है, इसको हम सबसे आगे लाना चाहते हैं। खेल कूद में, पढ़ने में इत्यादि में सबसे आगे लाना चाहते हैं इस भाषा को। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। वेव्स ऐप QR कोड के जरिए भी डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।